हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चन करवाएंगे आरआरबी ग्रुप डी के, और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है ये क्लास नंबर 9 होने जा रहा है, यानी कि 9वां क्लास होने जा रहा है और #1 होगा, क्योंकि मैं आरआरबी ग्रुप डी का मतलब 23/8/2022 और शिफ्ट फर्स्ट के पेपर को करवाऊंगी, और एक ही पेपर को मैं 4 पार्ट में करवाती हूँ, यानी कि #1, #2, #3 और #4। तो आज का जो हमारा होगा ये क्लास नंबर 9 होगा और #1 होगा, ठीक है। और आज के क्वेश्चन में हम 1 से 25 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या के बीच है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि नोट संक्रियाएं संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर जानी चाहिए। उदाहरण दिया है यहाँ पे कि 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर की जानी चाहिए, और 13 को 1 और 3 में विभक्त करना, फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। यहाँ पे दिया है 7, 175, 5 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 6, 294 और 7 दिया है, ठीक है। तो जब ज़्यादा का डिफरेंस रहता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, या अगर कम का डिफरेंस रहता है तो प्लस और माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमारा यहाँ पे? 7, 175, 5 दिया है। दूसरा नंबर 6, 294 और 7 दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में या तो हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं या तो डिवाइड लगा सकते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 7 गुणते 5 गुणते फिर क्या कर देंगे 5, इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणते फिर लास्ट वाला नंबर करेंगे। 7 5 35, 35 गुणते 5 करेंगे तो क्या आ जाता है 175 आ जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 गुणते 7 करेंगे गुणते 5, तो 6 7 42, गुणते क्या करेंगे 7 करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है 7 दिया है, तो गुणते 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 294 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन A B C D इनमें से कौन सा सही है तो हम चेक करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 3 दिया है, 192 दिया है और 8 दिया है, ठीक है। तो 3 का गुणा करेंगे 8 में, फिर गुणा कर देंगे इन दोनों का गुणा का जो गुणा आएगा उसमें 8 का, 3 8 24, गुणते क्या कर देंगे इसमें 8 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 192, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियां और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी दिया है विनियम अधिनियम 1773, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विनियमन अधिनियम 1773 ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा ये पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। विनियमन अधिनियम 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियां और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ये इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के तहत बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल कौन बने तो वॉरेन हेस्टिंग बने। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, दिए गए समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों के स्थान पर परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में से या तो गुणा और प्लस को चेंज करेंगे, यानी गुणा की जगह पे प्लस को करें या फिर प्लस की जगह गुणा को करें। दो इसमें से कोई होगा, या तो ऑप्शन ए सही हो, बी सही हो, या फिर सी या फिर डी हो। दो करेंगे तो हमारा कितना आंसर इधर आना चाहिए 46, यानी कि LHS इक्वल टू RHS दोनों साइड में 46 46 आना चाहिए। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा समीकरण क्या लिखा है, समीकरण यहाँ पे दिया है 24 गुणते 6 दिया है, तो लिख लेते हैं 24 गुणते 6 माइनस 12, उसके बाद क्या दिया है प्लस 18 भागा 3 बराबर 46 दिया है, ये दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सी वाला यानी गुणा और किसको करना है, गुणा और भाग को करना है, यानी गुणा की जगह पे क्या रख देंगे भाग को, और भाग की जगह पे किसको रखेंगे गुणा को रखेंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 26 भागा क्या कर देंगे 6 माइनस 12 प्लस 18 और भाग की जगह पे गुणा 3 और बराबर क्या हो जाएगा 46। समझ में आया? तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल में मल्टीप्लाई को करते हैं, ठीक है। 18 यहीं 54 और 46 हो जाएगा ये। इसके बाद किसको करते हैं भाग को करते हैं हम,
ये हमारा 24 दिया है, ध्यान दीजिएगा 24 यहाँ पे है। इसके बाद भाग करेंगे तो 6 चौके 24, 4 -12 प्लस 54 बराबर क्या आ गया 46 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये दोनों प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 58 माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 46 दिया है। इसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 में से 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 में से 1 गया 4, यानी 46 बराबर 46, यानी दोनों साइड क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जीएस से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया है CSIR। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीएस से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है हमारा GSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अमित शाह। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारतीय वर्चुअल साइंस लैब ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है CSIR जिज्ञासा के तहत केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 22 नवंबर 2021 को बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया। यह कार्यक्रम छात्रों को पूरे भारत में वैज्ञानिकों से जोड़ना। इस वर्चुअल साइंस लैब का उद्घाटन एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव माध्यम के आधार पर स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शोध प्रदर्शन और नवीन शिक्षा शास्त्र प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक, इसे कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए तैयार किया जाता है। इसे कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के छात्रों को अत्यधिक लाभ होता है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन बोला है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को बुक में सॉल्व कर लेते हैं। तो समभुज के अंतःकोणों का माप कितना दिया है 120 दिया है, और प्रत्येक अंतःकोणों का मान हमारा फॉर्मूला है n-2 गुणित 180 बटा में n हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू भी पता करना है क्योंकि बोला है इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे n-2 गुणित 180 बटा में n बराबर 120। तो n की वैल्यू पता करनी है तो क्या करेंगे हम, आइए इसको हम एक बार आपको सॉल्व करके समझा देते हैं। यहाँ पे क्या दिया है n-2 गुणित 180 बटा में n बराबर कितना दिया है 120। ठीक है, तो n-2 बटा में n इधर ही रहेगा। ठीक है, 120 और 80 क्या हो जाएगा, गुणा में तो भाग में चला जाएगा, कट जाएगा 2 6 12। ठीक, 2 9 18, ये 3 से कटाएंगे 3 9 6 3 के 9। ठीक, 3 हो जाएगा 2 बटा में 3, यानी कि n-2 बटा में क्या हो जाएगा n बराबर 2 बटा में 3। इसके बाद हम क्या करेंगे 13 गुणा कर देंगे। ठीक है, 13 जब गुणा करेंगे तो 3n - 6 हो जाएगा बराबर 2n हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद 2 को इधर लेके जाएंगे तो 3n - 2n, और 6 को इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा n बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर हमारा 6 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे अतः बहुभुज के कुल भुजाओं का संख्या कितना है 6 है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हमारा डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला दिया है रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक, इसके बाद क्या बोला है दूसरे कथन में क्या बोला है उन्होंने इस तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन को एक बार पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला दिया है कथन पहला सही है, कथन दूसरा गलत है बोला है। ठीक है, और ऑप्शन बी में दिया है दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी में बोला है, और ऑप्शन सी में क्या बोला है कथन दूसरा सही है और कथन पहला गलत है। ऑप्शन डी दिया दोनों कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन बड़ी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कथन हमारे क्या दे रखे हैं गलत है। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए दिया है कि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, न कि कार्बन और हाइड्रोजन युक्त। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त यौगिक पर ध्यान दिया था। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एन.के. सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए है 13वें, ऑप्शन बी है 15वें, ऑप्शन सी 17वें, या फिर ऑप्शन डी 19वें है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एन.के. सिंह भारत के ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसके बारे में आइए इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। एन.के. सिंह को भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 2020-21 से 2025-26 तक है। ठीक है, वित्त आयोग की एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 सालों में होता है। वित्त आयोग में 16वें अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया नियुक्त किया गया है, यानी कि जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे अरविंद पनगड़िया होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तीसरे में ये कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के जो प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी उत्तरदायी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बारे में आइए इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, लोकसभा संसद का ये निम्न सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के ऊपर के आधार पर होता है। ठीक, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। इसकी 2 बैठकों में 6 माह से अधिक तक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन यह है, क्लोरीन क्षार प्रक्रिया में क्लोरोक्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार किसको निरूपित करता है? किसको निरूपित करता है ये? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन क्षार ये प्रक्रिया में क्लोरोक्लोरीन गैस को निरूपित करता है और जो क्षार ये है ये NaOH को निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन है, 4 सहेलियां हिमानी, सलाका, मिताली और वृंदा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। वे चारों मेज के कोने पर बैठी हैं। हिमानी वृंदा के दाईं ओर ठीक बगल में है, मिताली सलाका के बाईं ओर ठीक बगल में है और हिमानी बोला है सलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कुछ समय के बाद हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है और कामिनी उसका स्थान ले लेती है। इस तरह तारा वृंदा का स्थान ले लेती है। अब तारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो चलिए आइए इस क्वेश्चन की पहले हम मैपिंग करेंगे, उसके बाद अच्छे से समझाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि 4 सहेलियां जो हिमानी, सलाका, मिताली और क्या बोला है वृंदा। ठीक है, तो ये एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठी हैं। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं और ये केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं और बोला है कि वे चारों मेज के कोने पर बैठी हैं। तो चारों मेज के एक कोने पर मैंने बैठा दिया इन लोगों को। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला है हिमानी वृंदा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। जो हिमानी है वृंदा के कहाँ बैठी है? दाएं बैठी है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे मैं वृंदा को बना देती हूँ, बैठा देती हूँ और वृंदा के दाईं ओर, दाएं मतलब कि आगे कौन बैठा है? तो यहाँ पे हिमानी। ठीक है, हिमानी को मैंने बैठा दिया। ठीक, इसके बाद बोला है मिताली सलाका के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, तो मिताली और सलाका अभी दोनों में से कोई नहीं आया। इसके बाद क्या बोला है हिमानी, इसके बाद आगे बोला है हिमानी सलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो हिमानी है वो कहाँ पर है? सलाका के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यानी कि हिमानी का बायां कौन सा होगा? हिमानी का दायां तो ऊपर होगा और बायां कौन सा होगा? ऊपर होगा। देन दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? सलाका बैठा देते हैं। यहाँ पे सलाका को बैठा दिया मैंने। इसके बाद क्या बोला है? क्वेश्चन बोला था कि मिताली सलाका के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो सलाका का बायां क्या होगा? इधर होगा। तो यहाँ पे कौन बैठ गई है? मिताली बैठ गई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है? इसके बाद क्वेश्चन में ये बोला गया है आगे कि कुछ समय के बाद हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है। यानी कि हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है। ठीक, और वहां पे कामिनी उसका स्थान ले लेती है। उसका स्थान कौन ले लेती है? कामिनी। इस तरह तारा वृंदा का स्थान ले लेती है। ठीक, तो आइए यहाँ पे एक अलग से मैं स्क्वायर बना देती हूँ। यानी कि यहाँ पे सलाका रहेगी और यहाँ पे कौन है? मिताली है। ठीक, और हिमानी की जगह पे किसको बोला है? हिमानी, और कामिनी उसका स्थान ले लेती है। किसका? तो हिमानी का। तो यहाँ पे कौन हो गया? कामिनी हो गई। ठीक है, यहाँ पे कामिनी को बैठा देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या बोला है? तारा वृंदा का स्थान ले लेती है। तो यहाँ पे तारा हो गई। वृंदा के स्थान पर कौन बैठ गई? तो तारा बैठ गई। ठीक, इसके बाद बोला है कि अब तारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ठीक, तो तारा कहाँ है? तारा की बाईं ओर कौन बैठा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सलाका बैठी है। तारा के ठीक बायां ऊपर हो जाएगा और दायां आगे, यानी दाएं में तो कामिनी बैठी है, तो बायां में कौन बैठा है? सलाका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? यदि ए किसी वस्तु को 384 में खरीदता है और उसे 576 में बेचता है और बी दूसरी वस्तु को 1254 में खरीदता है और उसे 1672 में बेचता है, ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम बुक में समझने वाले हैं। ए का जो क्रय मूल्य है कितना है? 384 है। ठीक, इसके बाद बी का जो विक्रय मूल्य है वो, क्वेश्चन बोला है कि ए का जो क्रय मूल्य है 384 है, फिर बेचता कितने में है? 576 में, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 576 में। तो लाभ कितने का हो जाएगा? जब दोनों को घटाएंगे तो 192 रुपए का क्या हो जाता है? लाभ। अब बी के बारे में देखिए, बी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1254 है। बेचता कितने में है? यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1672। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा लाभ कितने का हो रहा है? 418 का। बोला है कि ए और बी प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात कितना होगा? तो दोनों का लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो चलिए निकालते हैं। जो ए का लाभ था 192 था। ठीक, और कितने में से? तो 384 में पहले विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य था और कितने का लाभ हुआ? तो चलिए आइए देखते हैं। ए का लाभ प्रतिशत और बी का लाभ प्रतिशत, और इसका बीच में क्या दिया? अनुपात। तो 192 का लाभ हुआ है और बटा में हमारा क्या हो जाता है? क्रय मूल्य। जब कटाएंगे तो क्या आएगा? 192 गुणते 627 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है? 418 का इसको क्या होता है? बी को लाभ होता है और कितने का पहले वो खरीदा था? तो 1254 का, यानी कि क्रय मूल्य 1254 दिया था उसका। ठीक है,
इसके बाद हम दोनों को जब कटाएंगे तो 384 गुणित 208 आएगा। ठीक, इसके बाद दोनों को कटाने के बाद हमारा 3:2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है। ऑप्शन इसमें ए दिया है एल्काइन, ऑप्शन बी एल्केन, ऑप्शन सी एल्किल, ऑप्शन डी दिया है एल्कीन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन समूह CnH2n का क्या सूत्र होता है, तो ये एल्कीन का सूत्र होता है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन से सही हैं। तो कथन दिया है सी जो है लेस देन एंड इक्वल टू एफ है, एफ जो है लेस देन इक्वल टू ई है, और ई इक्वल टू डी दिया है, और डी ग्रेटर देन जी दिया है, और जी ग्रेटर इक्वल एच दिया है, और एच हमारा लेसर यानी कि एच हमारा लेसर इक्वल आई दिया है। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष क्या दिया है कि डी ग्रेटर देन सी हो जाएगा, दूसरा दिया है ई हमारा लेस देन एच हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं जिसमें से ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें केवल पहला जो होगा हमारा सही होगा, यानी कि डी हमारा जो है ग्रेटर देन क्या है, सी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या दिया है, ई हमारा लेस देन एच है, तो ई हमारा ये लेस देन एच नहीं दिया है, ई हमारा ये ग्रेटर देन एच होगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन अगला दिया है एक सही समय बताने वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। 12 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 12 गुणित 60 कर देंगे, यानी 720 सेकंड आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो मिनट वाली सुई जो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो सेकंड वाली सुई द्वारा तय की गई दूरी 720 गुणित 6 कर देंगे, यानी टोटल कितनी डिग्री हो गई, 4320 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी हिंडन, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी काली सिंध। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चिनाब हमारा नदी है यमुना नदी की प्रणाली की सहायक नदी नहीं है, बाकी हिंडन, चंबल, काली सिंध ये यमुना नदी की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा टीपीपी यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टीपीपी यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा 1975 में से लागू किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया है कि गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट्स प्रोग्राम टीपीपी की शुरुआत 1975 में की गई। तत्पश्चात उसके बाद यानी कि वर्ष 1982, 1986 तथा 2006 में इस कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 से लागू है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निशा गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निशा गांधी नृत्य उत्सव ये केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। यह नृत्य उत्सव भारत के उत्कृष्ट नृत्य उत्सवों में से एक है। इसको भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, ओडिशी और मणिपुरी के विभिन्न प्रमुख प्रतिपादकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न व्यंजनों के साथ केरल के विभिन्न पारंपरिक हस्तशिल्प को भी ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी एफ उन लोग की परीक्षा है सोमवार से रविवार किसी एक एक दिन होनी है। ठीक, सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है। ठीक, जिस दिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जानी है। ई की परीक्षा शनिवार को है और ए और एफ की परीक्षा के बीच उस दिन का अंतर है जो कि अवकाश का दिन है। डी की परीक्षा एफ की परीक्षा के ठीक पहले है, लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है। बी की परीक्षा रविवार को है। डी की परीक्षा किस दिन आयोजित की जानी है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन की मैपिंग करते हैं पहले। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो बोला है ए बी सी डी एफ प्रत्येक परीक्षा के सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है। ठीक, सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है, तो हम गुरुवार को क्या बोल देते हैं, ये अवकाश का दिन है। ठीक है, अवकाश बोला है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है डी, इसके बाद अवकाश के बाद बोला है कि जिस दिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं है। ई की परीक्षा शनिवार को है, यानी शनिवार को कौन एग्जाम देने जाएगा, तो ई जाएगा। और गुरुवार का दिन क्या बोला है, अवकाश है तो अवकाश लिख दिए, शनिवार को ई जाएगा। ठीक, इसके बाद बोला है ए और एफ की परीक्षाओं के बीच उस दिन का अंतर है जो अवकाश का दिन है। ए और एफ हमारा क्या बोला है इसमें कि ए और एफ जो एग्जाम देने जाएंगे उस दिन जाएंगे, उस दिन के बीच में आ रहा है जिस दिन अवकाश है। या तो यहाँ पे हम ए रख दें, यहाँ पे एफ रख दें, या फिर यहाँ पे एफ हो सकता है या फिर यहाँ पे ए हो सकता है। ठीक, अभी हमको पता नहीं है। ठीक, तो इसके बाद
आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है कि जो दिन अवकाश का दिन है डी की परीक्षा एफ की परीक्षा के ठीक पहले है। देखिए अब बताएं कि जो डी की परीक्षा है वो एफ की परीक्षा के ठीक पहले है। ठीक, तो हमारा एफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। और उसके पहले कौन किसकी परीक्षा है, डी की। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एफ रखती तो डी को अवकाश के दिन तो रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए एफ यहाँ पे हो गया और डी उसके पहले एग्जाम देने जा रहा है, तो यहाँ पे कौन बच जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है, लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है, यानी कि सी की परीक्षा के बाद किसका एग्जाम है, डी का है, तो एकदम सही हो रहा है। यानी सी की परीक्षा के बाद किसका है, डी का। तो इसके बाद पूछा है कि डी की परीक्षा किस दिन आयोजित की जानी है। ठीक, तो डी की परीक्षा मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बचता कौन है, तो बी को भर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी सी डी ई और एफ तक बोला था। ठीक, तो बी हमारा जो बचता है रविवार को, लेकिन पूछा है सिर्फ और सिर्फ डी को, तो डी हमारा कब जाएगा, तो ये मंगलवार को एग्जाम देने जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक कथन और उसके बाद धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है एक कथन और उसके बाद धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि धारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। ठीक है, तो चलिए आइए कथन को पहले आप देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बोला है इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिसकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिससे बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। धारणा क्या पहला दिया है, बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्याएं हो सकती हैं। धारणा 2 दिया है, बाहरी दीवारों से में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। ठीक, तो इसमें आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए दिया धारणा 1 और 2 दोनों निहित है, बी दिया केवल धारणा दूसरा निहित है, सी दिया है केवल धारणा पहला निहित है, और ऑप्शन डी दिया है न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2। तो इसमें ऑप्शन और बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल धारणा दूसरा निहित है, यानी कि ऑप्शन ये जो दूसरा दिया है हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। ठीक है, और पहला हमारा निहित नहीं, क्योंकि बोला है कि बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्या हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं, पेंट करने से रिसाव होगा दीवारों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि राजकोषीय नीति किसकी नीति है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये राजकोषीय नीति हमारी ये सरकार की नीति है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। को इसमें दिया है कि राजकोषीय नीति सरकार की नीति है, इसे उस नीति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके तहत सरकार आर्थिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक उधारी के साधनों का उपयोग करती है। ठीक, इस नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बातों को शामिल किया गया है। 4 बातें कौन सी है, भारत की कारारोपण नीति है, सरकार की व्यय नीति है इसमें, और सरकार की ऋण नीति भी है, और लास्ट में दिया सरकार की इसमें बजट नीति भी शामिल है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला दिया है उस सामग्री का नाम बताइए जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक आयरन के ताप तत्व को बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक आयरन के ताप के तत्व को बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। नाइक्रोम का उपयोग विद्युत उपकरणों के तापन अवयव बनाने में किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है और ना ही जलता है, अर्थात इसका गलनांक और कथनांक धातुओं की तुलना में अधिक होता है। इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि रेसिस्टिविटी भी इसकी अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फरवरी 2022 में भारत डैश एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है फरवरी 2022 में भारत डैश एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का ये पहला देश बना है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फरवरी 2022 में भारत 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का ये पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किसी स्थान पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोकस पर वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है सरल करना है, साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, फिर प्लस दिया है 1 प्लस कॉस ए बटा में साइन ए दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम बुक में समझ लेते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। ठीक, एलसीएम लिए, फिर से इसको भाग देंगे तो 1 प्लस कॉस ए तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बस साइन ए। तो साइन ए का साइन ए में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, साइन ए का भाग देंगे साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए से, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए का गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस ए में, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए है, इसको जब ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा। ठीक, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा एक, और इसमें 1 का स्क्वायर जो किए थे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या 2 कॉस ए बच जाएगा उसके बाद। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर
फिर हम 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + cos a हो जाएगा। फिर 2 को हम क्या कर दिए, कॉमन ले लिए हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 + cos a बच जाएगा और अपॉन में sin a 1 + cos a बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊपर क्या है, 1 + cos a, नीचे भी क्या है 1 + cos a। जब दोनों कटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 गुणते, जब कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 गुणते 1 बटा में sin a बच जाएगा बस। ठीक है, और 1 अपॉन में sin a को क्या लिखते हैं, cosec थीटा लिखते हैं, तो इसमें 1 अपॉन sin a को cos a लिख देंगे, cosec a लिख देंगे और 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 cosec a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ये दिया है, समचतुर्भुज के आसन कोण के किसी भी युग्म का योग 180 नहीं होता है। ऑप्शन भी दिया है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ऑप्शन सी दिया है, सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं। ऑप्शन डी दिया है, एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वाग्रसम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो समचतुर्भुज के आसन कोण के किसी भी युग्म का योग 180 नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शन गलत दिया है। यानी कि समचतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उन दोनों का योग क्या होता है, 180 होता है। इसमें क्या बोला, 180 नहीं होता है और हमको गलत ही चुनना था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।